नमस्कार। आज हम कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़े जो भी स्रोत हैं उनकी थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। ये उड़ीसा में है। 13वीं सदी का मतलब एक अद्भुत ढांचा। हाँ बिल्कुल। और ये जो दस्तावेज हैं इनमें इसके इतिहास, इसकी जो अनोखी बनावट है और कुछ कहानियां भी मिलती हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इसकी अहमियत और जो इसमें बातें हैं उन्हें थोड़ा समझें। बिल्कुल। ये मंदिर पुरी और भुवनेश्वर के पास ही है और 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। अच्छा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो जैसे समय और ब्रह्मांड का एक मॉडल हो, पत्थर में। ये दिलचस्प है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे कमाल की बात तो यह है कि पूरा मंदिर एक बहुत बड़े पत्थर के रथ जैसा बनाया गया है। हाँ, सूर्यदेव का रथ। हाँ, सूर्यदेव के लिए। और कहते हैं कि इसे पूर्वी गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने बनवाया था करीब 1250 ईस्वी में। और इस रथ की बनावट में ना बहुत गहरा मतलब छिपा है। जैसे इसे खींचते हुए 7 घोड़े दिखाए गए थे। 7 घोड़े। हाँ, अब तो खैर एक ही बचा है, पर ये 7 घोड़े या तो हफ्ते के 7 दिन के प्रतीक हैं। अच्छा। या कुछ लोग मानते हैं कि ये संस्कृत छंदों के 7 मीटर हैं, गायत्री, बृहति वगैरह। ओह, ये तो मैंने नहीं सुना था। और पहिए भी तो हैं इसमें। हाँ, 12 जोड़ी पहिए हैं, विशाल पहिए हैं। 12 जोड़ी? तो ये साल के 12 महीने हो गए। हाँ बिल्कुल, 12 महीने या फिर कह लीजिए दिन के 24 घंटे। हर जोड़ी 1 महीने या 2 घंटों का प्रतीक। और इन पहियों में तीलियां भी हैं। जी हाँ, हर पहिए में 8 मुख्य तीलियां हैं। 8? जो दिन के 8 प्रहर होते हैं ना, हाँ। उनका प्रतीक है। दिन रात के 24 घंटों को 8 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ। हर प्रहर करीब 3 घंटे का। और कमाल की बात यह है, जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। सुनने में आया है कि कुछ पहिए आज भी धूप घड़ी का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी तीलियों की परछाई से वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब कमाल की इंजीनियरिंग है। वाकई, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का गजब का मेल। अच्छा, ये बना किस चीज से? पत्थर कौन सा है? इसमें लाल बलुआ पत्थर मतलब रेड सैंडस्टोन और काला ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ है। और कोणार्क नाम भी दिलचस्प है। कोण मतलब किनारा या कोना और अर्क मतलब सूर्य। तो सूर्य का कोना। हाँ, एक तरह से। इसे स्थानीय लोग पहले बृंची नारायण भी कहते थे। बिरंची नारायण? अच्छा। अब जरा इसकी नक्काशी पर आते हैं। वो तो मतलब अविश्वसनीय है। ओ बिल्कुल, क्या कुछ नहीं है। देवी देवता हैं, इंसान है, गंधर्व, किन्नर। हाँ, जानवर भी बहुत हैं। मैंने पढ़ा कि सिर्फ मुख्य मंदिर के बेस पर ही कोई 2000 हाथी बने हुए हैं। हाँ हाँ, हाथियों की कतारें हैं और ज्यामितीय डिजाइन है, फूल पत्तियां हैं और हाँ, कुछ कामुक मुद्राएं भी हैं। हाँ, उनका जिक्र आता है, कहते हैं शायद कामसूत्र से प्रेरित हैं। हो सकता है। और मंदिर के एंट्रेंस पर ही एक अलग मंडप है, नट मंदिर। नट मंदिर यानी नृत्य के लिए? जी बिल्कुल, जहाँ शायद देवदासियां सूर्यदेव के लिए नृत्य करती होंगी। और जो मुख्य मंदिर है उसके बारे में क्या जानकारी है? मतलब अब तो वो काफी टूट गया है। हाँ, मुख्य मंदिर में 3 मंडप थे, उनमें से 2 तो अब ढह चुके हैं। और तीसरा, जहाँ मुख्य मूर्ति थी? वो भी काफी क्षतिग्रस्त हो रहा था। तो अंग्रेजों के जमाने में शायद 1903 के आसपास उसे बचाने के लिए अंदर रेत और पत्थर भर दिया गया। वो उसे सील कर दिया एक तरह से। हाँ, ताकि वो और न गिरे। कहते हैं कि वहाँ सूर्यदेव की 3 मूर्तियां थीं, अलग अलग समय की। 3 मूर्तियां? हाँ, एक बाल्यकाल की मतलब उगता हुआ सूरज करीब 8 फीट की, एक युवावस्था की दोपहर का सूरज वो 9.5 फीट की थी। अच्छा। और एक प्रौढ़ावस्था की यानी ढलता हुआ सूरज वो छोटी थी, करीब 3.5 फीट। मतलब जीवन के अलग अलग पड़ाव। वाह। और वो जो गेट पर बड़े बड़े शेर हैं हाथियों को दबाए हुए? हाँ, वो प्रवेश द्वार पर हैं, शक्ति का प्रतीक हैं। और दक्षिण की तरफ 2 बड़े शानदार घोड़े हैं, युद्ध के घोड़े। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखे हैं। उड़ीसा सरकार का जो राजचिन्ह है वो वही घोड़े हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल वही। पर ये दुख की बात है कि इतना भव्य मंदिर आज काफी हद तक खंडहर है। इसके गिरने के कारण क्या बताए जाते हैं? मतलब कई थ्योरीज होंगी। हाँ, कई बातें कही जाती हैं। एक तो है वास्तु दोष का सिद्धांत। वास्तु दोष कैसे? जैसे कहते हैं कि रथ का आकार दिशाओं को काटता है, वो ठीक नहीं है। फिर नृत्यशाला मुख्य द्वार के ठीक सामने है, वो भी एक बाधा मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम में नींव थोड़ी नीची है और दक्षिण पूर्व में कुआं है।
ये सब वास्तु के हिसाब से सही नहीं माने जाते। अच्छा, ये वास्तु वाली बात हुई। और एक वो कहानी भी तो है, चुंबक वाली। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। किंवदंती है कि मंदिर के शिखर पर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक लगा था। लोडस्टोन। हाँ, लोडस्टोन। कहते हैं इतना पावरफुल था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को खींच लेता था। उनके कंपास काम करना बंद कर देते थे। सच में? अब ये कहानी है। फिर कहानी कहती है कि जब इस चुंबक को हटाया गया तो मंदिर का बैलेंस बिगड़ गया और दीवारें गिरने लगी। कोणार्क मंदिर वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कला और मतलब गहरे प्रतीकवाद का एक संगम था। बिल्कुल। समय की चाल को, ब्रह्मांड के नियमों को पत्थर में उतारने की कोशिश। भली आज वो अपने मूल रूप में नहीं है, हाँ, अवशेष ही बचे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि इसके खंडर होने के कारण चाहे जो भी रहे हों, उन पर बहस चलती रहेगी। पर कोणार्क की जो कला है, जो उसका सिंबॉलिज्म है, वो आज भी इतना असरदार क्यों है? ये हमें उस सभ्यता के बारे में, उनकी सोच, उनकी क्रिएटिविटी और दुनिया को देखने के उनके नजरिए के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है ना?